नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेट्रोलॉजी में। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में आज इसका 7वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें हम चर्चा करेंगे इस भाग में उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का। जो आपका पीसीएस का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है 1857 पे, जिसमें 1857 के पहले और 1857 के बाद उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो मित्रों, 1857 के पहले ठीक 100 साल पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। कुछ भारतीयों की गद्दारी के कारण जो है नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। यानी यहीं से अंग्रेजों की जो छल पूर्ण नीति थी उसका प्रारंभ हो गया था। यानी साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से वो भारत में अपना अधिकार करना चाहते थे। और अगले 100 सालों में आप देखेंगे कि पूरे भारत में उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। विभिन्न राज्यों की पराजय के उपरांत भी जनसाधारण जो था अभी भी सामंती नेतृत्व स्वीकार किए हुए था। और थोड़ा सा ये भी था कि चूंकि भारत वालों को सदियों से एक खास तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था का अभ्यास हो गया था और उसमें अंग्रेज लोग जब फेरबदल कर रहे थे उनके सामाजिक जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में, प्रशासन में, तो खलबली मचनी आवश्यक थी, हलचल पैदा होना आवश्यक था। तो इसीलिए जो है बीच बीच में कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ विद्रोह होते रहते थे, लेकिन इस विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया 1857 ईस्वी में। और तो 1857 का विद्रोह, जो कि भारत के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में किया गया था, और यह कहा जाता है कि यह विद्रोह मात्र सैनिकों ने नहीं किया था, अपितु वह कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध जनता की संचित शिकायतों और विदेशी राज के प्रति उनकी नापसंदगी का भी परिणाम था। मित्रों, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 1857 के पूर्व की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थीं और औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा था, इसी के आलोक में हम उत्तर प्रदेश के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के कारणों पे, उसके स्वरूप पे, उसके परिणामों पे मेरी वीडियोस हैं मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं, जैसे प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार व प्रशासनिक परिवर्तन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ईसाई मिशनरी जो थे वो धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाते जा रहे थे और उनकी नीति जो थी बड़ी तिरस्कारपूर्ण थी भारतीयों के प्रति। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ईसाई मिशनरियों की कार्रवाई से बहुत व्यापक असंतोष फैला। ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचारक जो थे वो बहुत ही खुल करके अब ये समझने लगे थे, ये कल्पना करने लगे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि भारत को हम लोग ईसाई बना देंगे। सभी जगह उनका प्रभाव देखा जा सकता था, जैसे स्कूलों में, बाजारों में, अस्पतालों में, सेना में, मेले ठेलों में, तो हर जगह इनका प्रभाव देखा जा सकता था। स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बाइबिल की प्रतियां भी घर ले जाने के लिए दी जाती थी। जेलों में भी धर्म सुधार ये मिशनरी पहुंच जाते थे और वहां अपने भाषण से कैदियों को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। वो मुसलमानों को दाढ़ी मुड़वाने के लिए और हिंदुओं को चंदन टीका न लगाने के लिए कहते थे और ये कहते थे कि
हिंदू लोग जो थे वो उनको सबके साथ साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए। तो ये सब जो ट्रेडिशनल जो यानी कि जो ट्रेडिशंस थी, जो परंपरा थी, उसके ऊपर उन्होंने चोट की और इसका प्रभाव भी पड़ा मिशनरी स्कूलों में पढ़े भारतीय विद्यार्थियों द्वारा जो धर्मों की खुली आलोचना की जा रही थी। तो इससे ये विश्वास बड़ी सरलता से फैल गया कि मिशनरी स्कूल भारतवासियों को ईसाई बनाना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी। विद्यार्थियों को हिंदू धर्म की आलोचना और ईसाई धर्म की सर्वोच्चता बताई जाती थी। बहुत जगह आप देखिए अकाल पीड़ित थे, बंदी थे, विधवाएं थी, अनाथ बालक थे। ऐसे लोगों को, चूंकि ये कमजोर थे, तो ऐसे लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना लिया जाता था। बहुत से अंग्रेज अधिकारी भी थे जो इसमें मिशनरियों की सहायता करते थे। तो इस तरह से पूरा प्रशासन जो है वो मिशनरियों के साथ था। तो डलहौजी और कैनिंग के समय में पास किए गए बहुत सारे जो कानून थे, जैसे 1850 में एक कानून पास किया गया जिसमें कहा गया कि ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी वंशानुगत संपत्ति पर उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जब कैनिंग भारत पहुंचा तो ये अफवाह गर्म थी कि उसे भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए भेजा गया है। तो इस तरह से आने के बाद जैसे जो कुछ कानून वगैरह भी उसके पास हुए तो वो भी उसी ओर संकेत करते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ जो है वो बहुत ही इच्छुक थी भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने लगे। तो भारत की जनता जो है ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों की तिरस्कार पूर्ण नीति से अत्यधिक क्षुब्ध थी और अंग्रेज अपनी जातीय उच्चता में विश्वास रखते थे। यानी देखिए, अब तीसरा पॉइंट देखिए, अंग्रेजों का जो विदेशीपना था और जातीय उच्चता, यानी एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनकी पॉलिसी थी, जो बहुत सारे अफ्रीकी देशों में तो बहुत ज़्यादा था, यहाँ भी था। अब जैसे बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पे भारतीय अलाउड नहीं थे, इस तरह के स्लोगन्स लिखे रहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये सब लोगों को पीड़ा देने वाली बात थी। भारत के बहुत सारे अनेक सम्मानित नेताओं जैसे राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान आदि को भी इस तरह का जो बुरे व्यवहार का अनुभव करना पड़ा था। तो इस तरह से और बलपूर्वक जो ईसाई बनाए जाते थे, तो इसके कारण भी जनता जो है बहुत क्षुब्ध थी विदेशियों से। तो धर्म के प्रति भारतवासियों को जो ब्रिटिशर्स की नीति थी वो बहुत ही संदेहपूर्ण लगती थी और इसी वातावरण में आगे चल करके जब आप देखते हैं कि जो चर्बी लगे कारतूस वाली घटना हुई थी तो इसने भयंकर रूप ले लिया था। तो मित्रों, बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन वगैरह किए गए। अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियाँ थीं, उनके जो कानून थे, उनकी जो प्रशासनिक प्रणालियाँ थीं और किसानों के प्रति उनकी जो नीतियाँ थीं, व्यापारियों महाजनों के प्रति उनकी जो नीतियाँ थीं, तो इससे बड़ा रोष फैला इन वर्गों में। किसान जो भूस्वामी थे वो बुरी तरह से कर्ज में फंस गए थे। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया था। इसके अलावा प्रशासन ने निचले स्तरों पर व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उस पर नकेल कसने के लिए कोई काम नहीं किया। इससे जो आम आदमी थे वो बहुत परेशान थे, भ्रष्टाचार, घूसखोरी वगैरह से। जो छोटे छोटे अधिकारी थे वो रैयतों और जमींदारों को चूसने में या उनसे वसूली करने में कोई कोताही नहीं करते थे, कोई भी अवसर उसका नहीं छोड़ते थे। न्याय प्रणाली भी जो थी बहुत जटिल थी, वो गरीबों के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। तो अतः बढ़ती हुई गरीबी ने लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि जब आदमी ये सोच लेता है कि इससे बढ़िया तो है अब जान ही दे दिया जाए, तो इस तरह से राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन जो हुए उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता था। साथ ही
ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव था उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह को उत्पन्न करने में जन असंतोष का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वो आर्थिक शोषण ही था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने जो है भारत का जो परंपरागत आर्थिक ढांचा था उसका विनाश कर दिया और किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों और बड़े किसानों वगैरह को भी उन्होंने दरिद्र बना दिया। स्थायी और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो भी कुछ नहीं कर पाई और इसके कारण भी इनका भी कृषकों के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ा। हालांकि इन व्यवस्थाओं की बड़ी तारीफ की जाती है, बड़ी प्रशंसा की जाती है, लेकिन वास्तव में हकीकत में किसान जो थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। कर मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिए जाने से बहुत से जो सम्मानित व्यक्ति थे उनको जीविका के लिए मारे मारे फिरना पड़ा। अंग्रेजों की नीतियों से इस प्रकार कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके और किसी को फायदा नहीं हुआ। तो शायद जन असंतोष का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था वो यही था, यानी आर्थिक ढांचे का विनाश। तो मित्रों, मुक्त व्यापार, अंग्रेजी व्यापारियों के भारत में आने और इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को अधिकाधिक मात्रा में भारत में बेचने से यहाँ के उद्योग धंधे जो है वो नष्ट होने लगे। ब्रिटिश प्रशासन ने निर्धनता को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। निर्धनता बड़ी तेजी से बढ़ी, धन का निष्कासन हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, उनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया कि किस प्रकार से भारत का धन जो है वो उसका अपवहन हो रहा था ब्रिटेन की तरफ। तो ये सारी बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश इनसे अछूता नहीं था। मध्यम और जो उच्च वर्ग थे उनके अंदर असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय समाज के जो मध्यम और उच्च वर्ग के लोग, विशेषकर उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में, वो बहुत क्षुब्ध थे, क्योंकि उनको प्रशासन में जो अच्छे पद थे या ऊंचे ओहदे थे उनसे अलग रखा जाता था, अच्छे वेतन वाले पदों से अलग रखा जाता था। भारतीय राज्यों में के धीरे धीरे लुप्त हो जाने के कारण, पहले भारत के राज्य थे, अब अंग्रेज लोग जो है भारत के राज्यों पे एक एक करके कब्जा करने लगे। तो पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन राज्यों में नौकरी करते थे, तो उनकी स्थिति बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब वो खराब हो गई, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो अपने खास लोगों को रखते थे बड़े बड़े पदों पे। भारतीय शासक जो है वो कला साहित्य वगैरह को भी संरक्षण देते थे और बहुत सारे कलाकार वगैरह जो थे वो पलते थे, क्योंकि वो पैट्रनाइज करते थे, उन लोगों को संरक्षण देते थे, तो बहुत सारे कलाकार वगैरह भी पलते थे। बहुत सारे जो संत महात्मा वगैरह थे उनका भी भरण पोषण करते थे। बहुत सारे लोग, कहने का मतलब, उनके ऊपर आश्रित थे। तो अब ऐसे वर्गों को भी अपना भविष्य अधर में दिखाई देने लगा, अंधकार में दिखाई देने लगा। इसलिए जो है विदेशी शासकों के प्रति लोगों में घृणा फैली। इसी तरह से मित्रों, अवध जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अवध उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण राज्य था। 1856 में अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कंपनी के सिपाहियों में बहुत सारे ऐसे सिपाही थे जो अवध से ही आते थे, अतः उनमें आक्रोश फैल गया। एक अखिल भारतीय भावना न होने के कारण इन सिपाहियों ने शेष भारत पर विजय करने में अंग्रेजों की मदद की थी, किंतु अपने क्षेत्र के प्रति उनमें प्रेम और निष्ठा थी। अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने से कंपनी के सिपाहियों पर आर्थिक बोझ भी पड़ा। उसे अब पहले की अपेक्षा अधिक लगान देना पड़ता था, अतः उनमें असंतोष फैलना स्वाभाविक था। इसी तरह से एक्सक्यूज मी, थोड़ा ये भी था कि ब्रिटिश सेना की जो कमजोरियां थी, इस बीच जो बहुत सारे विद्रोह जगह जगह हुए थे देश के
कई हिस्सों में, तो वो भी प्रकट हुई थी। हालांकि ये विद्रोह दबा दिए गए थे, जैसे संथाल आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था, इसी तरह से बंगाल में विद्रोह होते रहते थे। लेकिन फिर भी जो है एक बात सामने आई कि लोगों को ये लगा कि ब्रिटिश फौज जो है वो अजेय नहीं है, एशियाई सेना भी ब्रिटिश फौजों को हरा सकती है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो भारतवासियों ने ब्रिटिश शक्ति को कम आंककर राजनीतिक मूल्यांकन संबंधी एक भूल कर ली, और ये भूल जो है वो 1857 के विद्रोहियों के लिए यद्यपि हानिकारक सिद्ध हुई। कुछ भी हो, ब्रिटिश शासन जो था वो उसके पास संसाधन थे, और जनता जो थी वो संसाधनहीन थी, इसलिए वो ताकतवर थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सेना की जो कमजोरियां थी वो लोगों के सामने आई। सिपाहियों को बहुत सारी शिकायतें थी। विद्रोह का आरंभ जो है, जैसे इसको सिपाही विद्रोह बहुत सारे लोगों ने कह दिया, विशेषकर अंग्रेजों ने। तो इसलिए जो है इस बात की परख कर लेना आवश्यक है कि ये विद्रोही कैसे बन गए आखिर ये सिपाही। तो वास्तव में सिपाही भी समाज का ही अंग थे, और वो भी अन्य भारतीयों की तरह उनको जो कष्ट हो रहा था अन्य भारतीयों को, सिपाहियों को भी हो रहा था। उनकी भी जो है अपनी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, लेकिन वो सब निराशा में बदल रही थी। जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके विध्वंसक परिणाम हुए, वो सिपाहियों ने भी भुगता। इसके अलावा जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सैनिकों का सम्मान, भारतीय सैनिकों का सम्मान नहीं करते थे, उनको जो है ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके उनका अपमान करते थे। उन्हें जो है प्रमोशन नहीं देते थे, उच्च पदों पे नहीं रखते थे। यहाँ तक कि जो यूरोपियन सिपाही होते थे उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी, उनको फंड भत्ते वगैरह ज़्यादा मिलते थे, उनकी सैलरीज वगैरह भी अच्छी होती थी, उनका प्रमोशन वगैरह भी अच्छा होता था। लेकिन भारतीय सिपाहियों के वेतन वगैरह में वृद्धि की संभावना न के बराबर रहती थी, उनका सम्मान नहीं होता था, और उनको ऐसा कहा जाता है कि सूबेदार के पद से अधिक आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो वस्तुतः ये सब बातें जो है वो उनके असंतोष का कारण थी। और अंत में जो चर्बी लगे कारतूस थे उसने सिपाहियों को भड़काने के लिए चिंगारी का काम किया, और उनकी बगावत जो है वो बहुत व्यापक हो गई, यहाँ तक कि आम जनता ने भी उसमें हिस्सा लिया। तो मित्रों, ये वो पृष्ठभूमि थी जिसमें जो है वो 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ। अब आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, कैसे ये विद्रोह फैला उत्तर प्रदेश में। तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 85 सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन्हें कैद कर लिया गया था। उन्होंने अगले ही दिन उनके साथियों ने विद्रोह कर दिया और कुछ यूरोपीय अफसर मार डाले गए, कैदियों को स्वतंत्र करवाया गया और सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। अगली सुबह ही दिल्ली पहुंचकर उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। तो बहादुर शाह जफर ने काफी संकोच तथा अनिच्छा से, चूंकि बहुत बुजुर्ग हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके पास कोई पावर नहीं रह गई थी, एक तरह से अंग्रेजों के कैदी ही थे वो, तो बड़ी अनिच्छा से उन्होंने जो है बड़े संकोच के साथ उन्होंने नेता बनना स्वीकार किया। यद्यपि बहादुर शाह बिना साम्राज्य के सम्राट थे और एक ऐसे सेनापति थे जिसे किसी युद्ध का अनुभव नहीं था, फिर भी महान मुगलों का वंशज होने के कारण उनका नाम जो था वही काफी था। उनके नाम ने जादू की तरह असर किया उन लोगों को एक करने में। मित्रों, राजाओं महाराजाओं को पत्र लिखे गए जिनमें उनसे एक संघ स्थापित करने का अनुरोध किया गया। बाद में विभिन्न स्थानों पर मुगल सम्राट के नाम से विद्रोह हुए। मराठा सरदार नाना साहब ने भी स्वयं को सम्राट का पेशवा ही घोषित किया। अंग्रेजों ने नाम मात्र के मुकाबले के बाद समय की नज़ाकत को समझते हुए शहर छोड़कर पलायन करना ही उचित समझा। इसी बीच
विद्रोह की ज्वाला उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में फैल गई। आधुनिक उत्तर प्रदेश, जो उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और विद्रोह की भावना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही प्रकट हुई। इस प्रांत में 8 डिवीजन थे और सभी में विद्रोह हुआ। अवध में नवाबी घरानों, ताल्लुकेदारों तथा ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इस विद्रोह में हिस्सा लिया। यहाँ अंग्रेज विरोधी भावना ने सबसे प्रबल रूप धारण कर लिया। जून के प्रथम सप्ताह में लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी और अन्य स्थानों में विद्रोह हुए। लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस तथा यूरोपियनों ने रेजिडेंसी की शरण ली और अंग्रेज जनरल हैवलॉक और आउटरम ने इन यूरोपियनों को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। शेष शहर पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। उन्होंने अंग्रेजी राज के सभी प्रतीक चिन्हों को मिटा देने का प्रयास किया। कई स्थानों पर टेलीग्राफ लाइनों को तहस नहस कर दिया गया था। मील के पत्थरों को रंग दिया गया जिससे पता न चले कि कहाँ जा रहा है ये रास्ता। तो इस शहर पर पुनः अधिकार करने में अंग्रेजों को महीनों का समय लगा। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था और 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। नाना साहब को सेनापति तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली। 6 दिसंबर 1857 के अंग्रेजों ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तो मित्रों, नाना साहब जो है जनरल हैवलॉक ने उनको पराजित कर दिया और उसके बाद वो लखनऊ की तरफ बढ़ा। उसके जाने के बाद यद्यपि कानपुर जो था वो विद्रोहियों के द्वारा कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया गया, तो हैवलॉक जो है वो लखनऊ में गया आउटरम के साथ, और लेकिन यहाँ पे आकर के उनको स्वयं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको घेर लिया गया। बाद में 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल के आने के बाद फिर जो है नाना साहब को ग्वालियर में पराजित किया गया कैंपबेल के द्वारा। नाना साहब अपने सिपाहियों के साथ पराजित हुए। तात्या तोपे जो था नाना साहब का जो मंत्री था और बहुत ही योग्य व्यक्ति था, उसने जो है नाना साहब की भरसक सहायता की और ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ या ब्रिटिश सैनिकों के साथ उसने महीनों तक संघर्ष किया। लगभग 9 महीने तक उसने संघर्ष किया और वो करीब जो है 3000 किलोमीटर के इलाके में घूमता रहा, लेकिन फाइनली जो है वो भी पराजित हुआ। तो मित्रों, जून के प्रारंभ में झांसी में भी विद्रोह हो गया। यहाँ इसका नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डुप्ले की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, हड़प नीति थी, जिसमें वो कहता था कि जो दत्तक पुत्र होंगे किसी के, उनको मान्यता नहीं देगा। तो कानपुर, ये झांसी के साथ भी यही समस्या थी। तो कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद तात्या तोपे भी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। अप्रैल 15, 1858 में जब अंग्रेजों की सेना ने झांसी पर अधिकार कर लिया तो तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई झांसी की ओर बढ़े। यहाँ अंग्रेज सैनिकों ने इनका साथ दिया, यद्यपि यहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ नहीं छोड़ा और आगरा में शरण ली। 18 जून को ग्वालियर में कोटा की सराय में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज की सेना से युद्ध करते हुए रानी झांसी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। फैजाबाद में विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला की 5 जून 1858 को मृत्यु हो गई। तात्या तोपे भी एक भारतीय के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और तात्या तोपे को फांसी दे दी गई। और नाना साहब नेपाल के जंगलों में भाग गया और वहीं उनका अंत हो गया। दिल्ली में विद्रोह के नेता जनरल बख्त खान की 1859 में मृत्यु हो गई। तो अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद तथा दिल्ली में यह विद्रोह साधारण जनता तक फैल गया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। उन्हें बिहार के बाहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और गाजीपुर में भी सफलता मिली।
इन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। कई स्थानों पर स्थानीय नेता सामने आए, जैसे मथुरा के निकट देवी सिंह और मेरठ के निकट कदम सिंह आदि। इस विद्रोह का महत्व मित्रों केवल फैलाव में ही नहीं है, यह अधिक महत्वपूर्ण इस कारण भी हो जाता है कि विभिन्न वर्गों में इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। यह सर्वविदित है कि यह विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि सैनिकों के अलावा उत्तर प्रदेश की आम जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनुमान लगाया गया है कि इस विद्रोह में कुल 1.5 लाख लोगों की जान गई, जिनमें 1 लाख लोग जो थे वो गैर सैनिक थे, ध्यान दीजिए, यानी सैनिक नहीं थे। तो आखिर उनकी जान क्यों गई? उनकी जान इसीलिए गई कि उन्होंने किसी न किसी तरह से विद्रोह में हिस्सा लिया होगा या विद्रोहियों को सहायता पहुंचाई होगी। इस विद्रोह ने विभिन्न भागों में अलग अलग रूप धारण किया। बहुत बड़े भाग में यह जन विद्रोह बन गया तथा लोगों ने पिस्तौलों, बर्छियों, भालों तथा लाठियों का उपयोग करते हुए विद्रोह में भाग लिया। विद्रोह की चपेट में आने वाले भागों में देशी राज्यों के राजाओं ने विद्रोह में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बहुत ऐसे भी जमींदार थे जिन्हें भूमि बंदोबस्त से कोई हानि नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने देश प्रेम के कारण, देशभक्ति के कारण विद्रोह में भाग लिया। अब जैसे गोंडा के राजा तथा बहराइच जिले में स्थित भिनगा और हरदा के राजाओं से गांव नहीं छीने गए थे, तब भी उन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो ये उनका इस विद्रोह में बड़ा योगदान था। जिन क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हुआ था, उन क्षेत्रों में भी लोगों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। अब टाइम्स के संपादक W.H. रसेल ने, जो उस समय भारत में ही था, उसने लिखा है कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, इन लोग गोरों से घृणा करने लगे थे। तो इस कथन से ब्रिटिश विरोधी भावना का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जहां विद्रोह नहीं भी हुए, वहां भी लोग सोचने लगे कि शायद ब्रिटिश साम्राज्य का अंत अब नजदीक है। भले ही शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि अभी वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। अभी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया था, अभी अंग्रेजी शिक्षा में वो नए नए दीक्षित हुए थे वो लोग, इसलिए संभवतः इतने ज़्यादा जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। फिर भी वो विद्रोहियों के वीरतापूर्ण कारनामों की सराहना करते थे और अपने देशवासियों की सफलता पर गर्व करते थे। इस विद्रोह में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने मिलकर कार्य किया। अंग्रेज अफसरों ने भी यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह के दौरान वे एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं भड़का पाए। दोनों धर्म के अनुयायियों को ईसाई धर्म की तरफ से समान रूप से खतरा पैदा हुआ था। अतः इस विद्रोह ने सरकार विरोधी रूप अख्तियार कर लिया, ले लिया। विद्रोह के समय भारत में सेनाध्यक्ष हैंसन था। अवध की बेगम हजरत महल थी। नवाब जो था वो अवध का, वो कोलकाता में बंदी था। विद्रोह के समय हजरत महल के लड़के बिरजेश कद्र को नवाब घोषित किया गया था। बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल भी थी जो उसका साथ दे रही थी। लखनऊ के दमन की जिम्मेदारी हैवलॉक के अधीन थी। जैसे हमने पहले चर्चा की, जनरल हैवलॉक ने इलाहाबाद से कूच कर जुलाई में नाना साहब को हराकर कानपुर पर अधिकार कर लिया और लखनऊ की ओर बढ़ा। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था और 1851 में बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा बना। तो कानपुर में अंग्रेजों की तरफ से जो नील अधिकारी का नाम था, उसने दमन चक्र चलाया। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखें। इलाहाबाद के दरबार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप जानते ही हैं। इलाहाबाद के दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना तथा एक्ट के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश राजतंत्र को दे दिया गया। बाद में फिर रॉयल टाइटल्स एक्ट आया 1876 में। तो नवंबर 1858 में इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया। इलाहाबाद के दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा सुनाई, जिसमें भारतवासियों को उनके धर्म, प्रथा तथा विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया, समस्त संधियों का पालन करने और भविष्य में साम्राज्य न बढ़ाने का आश्वासन भी दिया गया। भारतवर्ष की संपूर्ण जल थल सेना पर इंग्लैंड का अधिकार घोषित कर दिया गया। भारतवर्ष के लिए इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति हुई। तो आप देख सकते हैं कि
अंग्रेजों को ये बात अच्छी तरह से पता चल गई कि जो ट्रेडिशनल लाइफ थी भारत वालों की, उसमें अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस तरह की घोषणा की। इस विद्रोह के पहले स्वरूप अंग्रेजों ने भारत के साथ अपने संबंधों तथा नीतियों का, वो पहले की बजाय एक्चुअल में इस विद्रोह के फलस्वरूप आप पढ़िए, तो इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत के साथ अपने संबंधों तथा अपनी नीतियों का पुनः सिंहावलोकन किया। अब उन्होंने भारत की पारंपरिक संस्थाओं तथा उच्च वर्गों को बनाए रखने की नीति अपनाई। इस विद्रोह ने स्पष्ट कर दिया कि किसी दूसरे देश पर बलपूर्वक अपना शासन लादा तो जा सकता है, परंतु वहां की जनता का सद्भाव नहीं समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि विद्रोही साम्राज्य को समाप्त नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने साम्राज्य के अस्तित्व की नींव हिला दी और उसके लिए खतरा अवश्य पैदा कर दिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस विद्रोह का परिणाम कई अर्थों में भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा भारत की सरकार का कार्य सीधे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाने लगा, परंतु इससे केवल भारत का नियंत्रण करने वाले ढांचे में परिवर्तन आया। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। मित्रों, इस विद्रोह के बाद सरकार ने देशी राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया। कुछ राज्यों को रेस्टोर भी किया गया उनके पुराने शासकों को, जैसे मैसूर का राज्य था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि देशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके वह अपने साम्राज्य को जनता के विद्रोह से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचा सकते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य के कार्यों में इन राजाओं को अधिक स्वतंत्रता दी गई। वास्तव में ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से उनके कार्यों को और अधिक नियंत्रित किया जाने लगा तथा आधुनिकता लाने के नाम पर जैसे जैसे यातायात के साधनों का प्रसार हुआ, इन राज्यों की गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता गया। इसके साथ ही जमींदारों को भी मिलाए रखने की नीति अपनाई गई और 1858 के बाद अंग्रेजों ने परंपरागत ढांचे को बनाए रखने की नीति अपनाई। यद्यपि जमींदारियां पुनः स्थापित की गई, फिर भी जमींदारों की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन आ गया था। इस स्वामी भक्त वर्ग की स्थापना के दीर्घकालीन परिणाम अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक रहे। मित्रों, इस विद्रोह के पश्चात कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी लागू किया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि विद्रोह का एक कारण भारतीयों की इच्छाओं को जगाने के तरीके का अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए 1861 के कानून के अंतर्गत विधान परिषद के कार्य केवल कानून पास करने तक सीमित कर दिए गए तथा यह इंतजाम भी किया गया कि 3 भारतीयों को इस परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाए। ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते थे, परंतु इस बात का महत्व स्वीकार किया गया कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके अलावा मित्रों, विद्रोह के दौरान हुए अनुभव के बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा सेना में भी सुधार किया गया। अब देखिए कैसे सेना को जातीय आधार पर बांट दिया गया, जो आज तक चल रहा है। आज भी इसको बदलने की जहमत नहीं उठाई किसी भी सरकार ने। आज भी आप देखिए जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। यूरोपीय तथा भारतीयों में 1 और 2 का अनुपात निश्चित किया गया। इसके पश्चात उच्च जाति के हिंदुओं में से सैनिकों की भर्ती करना कम कर दिया गया या बंद भी कर दिया गया कई जगहों पे। तो उनके स्थान पर बीच की जातियों, जिन्हें आजकल हम लोग ओबीसी कहते हैं, उनके हिंदू, सिख, पठान, गोरखों की भर्ती की जाने लगी। सेना की व्यवस्था क्षेत्रीय तथा अन्य विभिन्नताओं को कायम रखते हुए की गई, जिससे विभिन्न टुकड़ियों में एकता की भावना पनपे। इस विद्रोह का ठोस प्रभाव भारतीयों तथा अंग्रेजों के पारस्परिक संबंधों पर पड़ा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक नीति में सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया। उनमें से अंग्रेजों का यह विचार था कि उनके समाज में सुधार लागू करने की तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति ने विद्रोह की भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उन्होंने यह सोचा कि यहाँ के लोगों की परंपराओं तथा पूर्वाग्रह का ध्यान रखना ही श्रेयस्कर है तथा उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना होना चाहिए। तो ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को भी अब सहायता देना बंद कर दिया गया या कम कर दिया गया।
1857 के विद्रोह ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अंत नहीं किया, बल्कि इसे पूर्ण सामंतवादी ढांचा जो है इसका जो है अस्त व्यस्त हो गया। इसके पश्चात भारत के लोगों ने अपनी सभी कमजोरियों के बावजूद हमेशा सदैव भविष्य की ओर देखा तथा पुरानी सामंतवादी व्यवस्था की पुनः स्थापना का भी प्रयत्न नहीं किया। अब जैसे रजनीकांत दत्त वगैरह जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वो लोग 1857 के विद्रोह का कारण ये मानते थे कि जो पुराने जो सामंतवादी तत्व थे, जमींदार, राजे महाराजे, नवाब वगैरह जो है, वो उनका एक आखिरी प्रयास था कि वो फिर से अपने शासन की स्थापना कर लें। तो इसके बाद भारत में अंग्रेजी राज्य एक ऐसे अभिजात वर्ग के समर्थन पर निर्भर हो गया जिसका भविष्य ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ था। यानी एक लॉयल क्लास तैयार कर लिया जो अंग्रेजों के तलवे चाटता था, उसी पे उनका भविष्य जुड़ा हुआ था और अंग्रेजों को उनसे सहायता मिलती थी। तो भारत में मध्य वर्ग के दृष्टिकोण में भी अंतर आ गया। इन्होंने विदेशी सरकार के वास्तविक स्वरूप को पहचाना और सरकार के साथ सहयोग करना छोड़कर यह राष्ट्रीय आंदोलन के अगुआ बन गए। मित्रों, विद्रोह के दौरान जो जातीय वैर भाव उत्पन्न हुआ उसने ब्रिटिश तथा भारतीयों के मध्य विश्वास व संदेह की भावना को दृढ़ कर दिया। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अपनाई गई भारतीयों का उद्धार करने की नीति का परित्याग कर दिया गया। उन्होंने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भारतीय समाज रूढ़िवादी तथा गतिहीन है, इसलिए भारतीय लोग यूरोपीय सभ्यता के संपर्क में आने वाले लाभों की कदर नहीं कर सकते तथा भारत के लिए यह अच्छा है कि भारत पर प्रबुद्ध अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे। परंतु इस सिद्धांत का वास्तविक आधार भारतीयों की रूढ़वादिता नहीं था, बल्कि साम्राज्यवाद की मूलभूत आवश्यकताएं थी। अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखने तथा भारतीयों को ऊंचे पदों से वंचित रखने के लिए अंग्रेजों को एक बौद्धिक औचित्य की आवश्यकता थी। इस प्रकार 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता। इसमें सैनिक के अतिरिक्त आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार की, जिसे फिरंगी सरकार भी कहा जाता था, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व धार्मिक नीतियों व राज्य की जनता के प्रति उनके रवैयों के विरुद्ध थी। फिरंगियों की नीतियों के प्रति आक्रोश था। अपनी सभ्यता व संस्कृति को बनाए रखने की कटिबद्धता ने सैनिकों, आमजन, जमींदारों तथा किसानों सभी को प्रेरणा प्रदान की। एक सीमा तक इसे स्वतंत्रता के लिए युद्ध भी कहा जा सकता है, परंतु जो विद्रोही फिरंगी सरकार का विध्वंस करने पर तुले हुए थे, उसके सम्मुख ध्वस्त साम्राज्य के स्थान पर राज्य स्थापित करने की कोई व्यावहारिक या सकारात्मक योजना उनके पास नहीं थी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय तथ्य है कि यह विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप के सभी भागों में नहीं फैला। यह ठीक है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय नहीं हुआ था, आधुनिक राष्ट्रीयता जिसे कहते हैं, और इसलिए उसने यूरोपीय मॉडल पर राष्ट्रीय संघर्ष की परिकल्पना करने की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती थी। 1857 की लड़ाई को चाहे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाए अथवा संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष माना जाए, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस समय के जो कारनामे थे आगे के संघर्षों के लिए बलिदान की प्रेरणा का स्रोत बने रहे। इसके नेताओं के नाम तथा विद्रोहियों के कारनामों की कथाएं घर घर कही जाने लगी तथा यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। इतिहासकार आरसी मजूमदार, जिन्होंने इस विद्रोह को न तो राष्ट्रीय आंदोलन माना है, न स्वतंत्रता के लिए युद्ध माना है और न ही इसे जन विद्रोह माना, तो अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 1857 के विद्रोह को इतिहास में ब्रिटिश राज्य की पहली सीढ़ी तथा विस्तृत पैमाने पर ललकार माना जाएगा। 1857 के विद्रोह की यादों ने अंग्रेजों को विद्रोह से भी अधिक हानि पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास मैंने किया है। 1857 के ऊपर मेरी और भी 3-4 वीडियोस हैं जो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आपसे विनम्र अपील है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य किया करें, आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको नई नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। यह सिलसिला चलता रहेगा और यह सिलसिला तभी चल पाएगा जब आपका प्यार मिलेगा, आपका सम्मान मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस।